गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th बाय राजेश उपाध्याय, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय मंदसौर। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने अवर इन्वायरमेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। बायोटिक फैक्टर्स के फर्दर टाइप्स हमने पढ़े थे, जिसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था। हमने एबायोटिक फैक्टर्स के फिज़िकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये दोनों चार्ट्स भी पढ़े थे, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं वो पढ़ा था। मैन मेड इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल के फिर फर्दर टाइप एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एबायोटिक में कौन कौन से आएंगे, बायोटिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे। फिर हमने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर के बारे में पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर्स में फिर हार्बीवोरस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट्स, इनके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। और इसके बाद हम आते हैं आज की शुरुआत करते हैं। आज हम इसमें फूड चेन, इकोसिस्टम में फूड चेन क्या है, इसका क्या रोल है और हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फूड चेन, it is the sequence of living organism in which one organism consumes another organism for energy. It is unidirectional, single directional होती है। In a food chain, various steps where transfer of energy takes place is called as trophic level. तो इसमें हमें दो खास बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने बात किया कि जैसे प्लांट से माउस से ईगल, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये फूड चेन होगी। प्लांट ले लिया, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को ईगल ने खाया, ठीक है। इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे ये प्लांट है तो डायग्राम में ऐसा नहीं दिख रहा है, एरो करेंगे आप जो खा रहा है उसकी तरफ। प्लांट को इंसेक्ट ने खाया तो प्लांट टू इंसेक्ट, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया तो इंसेक्ट टू फ्रॉग, फ्रॉग को फिर ईगल ने खाया तो फ्रॉग टू ईगल। इस तरीके से आप इसको एरो करके बताएंगे और यूनिडायरेक्शनल बताएंगे, बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल बताएंगे। सो दिस इज़ द फूड चेन। और इस फूड चेन में ईच एंड एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ प्रोड्यूसर है तो दिस इज़ द ट्रॉपिक लेवल 1, जिसको हम बोलेंगे T1, ट्रॉपिक लेवल 1। उसके बाद में इंसेक्ट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा ट्रॉपिक लेवल 2। उसके बाद में फ्रॉग ट्रॉपिक लेवल 3 होगा T3 और ईगल T4, ठीक है। सो ईच एंड एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं एक के बाद एक फूड चेन में, दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। इसको हम ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। किसी भी फूड चेन में 4, 5, अधिकतम 5, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी हेल्दी फूड चेन के बारे में हम बात करें तो उसमें 5 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होने चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम बात करेंगे तो वहाँ पर हम इस बात को समझ पाएंगे कि वाई मोर देन 5 ट्रॉपिक लेवल्स आर नॉट पॉसिबल इन अ हेल्दी फूड चेन। इसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। आपको एक हिंट के लिए मैं अभी से बता दूँ, आप प्रीवियसली प्रिपेयर्ड रहें इस बात के लिए कि यहाँ प्रोड्यूसर से जब हम आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर की तरफ, T1, T2, T3, T4 की तरफ बढ़ते हैं, तो हर लेवल पर 90% एनर्जी का, अपने जो प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल होता है उसका 90% एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है। और जैसे T1 से T2 में जो T1 की जो टोटल एनर्जी है उसका 10% T2 में जाएगा, और T2 की जो टोटल एनर्जी है उसका 10% यहाँ जाएगा, फिर इस T3 का 10% T4 में जाएगा। तो इस तरीके से जब हम ट्रॉपिक लेवल पर आगे बढ़ते जाते हैं तो
दो ट्रॉपिक लेवल के बीच में 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है और सिर्फ 10% एनर्जी होती है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर पहुंचती है। इसलिए 5वें ट्रॉपिक लेवल के बाद में आफ्टर 5th ट्रॉपिक लेवल देयर विल बी अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लेफ्ट, है ना। बहुत कम एनर्जी बच जाती है 5वें ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते। इसलिए उस 5वें ट्रॉपिक लेवल के बाद अगर कोई छठा ट्रॉपिक लेवल आता भी है तो उसको ज़िंदा रहने के लिए दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात आपको। फूड चेन के साथ में इसको भी आप समझ लें तो आपकी दो चीज़ें यहाँ पर तैयार हो गई है। एक तो हो गया फूड चेन क्या है और दूसरा फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में आगे चलकर। चलिए, फूड चेन के बाद हम पढ़ लेते हैं फूड वेब। अब चेन और वेब में क्या फ़र्क है? वेब भी यहाँ पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मान लिया जाए ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो ए को ज़रूरी नहीं है कि बी खाए, सी भी खा सकता है, और बी को ज़रूरी नहीं है कि डी खाए। ठीक है, सी को भी डी खा सकता है। ठीक है, या बी को कोई और खा सकता है, ई खा सकता है। तो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी फूड चेन एक साथ में आकर मिक्स हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? फूड वेब। Whenever so many food chains involved in each other, interconnected to each other, such structure is called as food web. तो यहाँ पर जो फूड वेब में श्योरिटी थी कि भाई ग्रास को इंसेक्ट ही खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग ही खाएगा, फ्रॉग को स्नेक ही खाएगा, स्नेक को ईगल ही खाएगा, वो जो श्योरिटी थी वो श्योरिटी अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है फूड वेब में। और एक्चुअली फूड वेब ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है इकोसिस्टम में। फूड चेन ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है, फूड वेब ही ज़्यादा सस्टेन करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई श्योरिटी वाली बात नहीं होती कि कौन किसको खा सकता है। भाई कोई भी हार्बीवोरस है, वो ग्रास को खाए, वो फॉरेस्ट को खाए, वो किसी ट्री को खा तो सकता है, वो हार्बीवोरस है। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉर्निवोरस होता है वो माइस को भी खा सकता है, तो वो रैबिट को भी खा सकता है, तो वो किसी गोट को भी खा सकता है। तो यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी ने उसको बुक करवा लिया हो कि भाई आपको मैं ही खाऊंगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो फूड वेब is the more realistic, we can say, structure in ecosystem, more realistic diet relationship between organisms in a ecosystem. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। फूड वेब शोज मल्टीपल फूड चेन यहाँ पर आएगी, मल्टीपल रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस। दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बट मोर रियलिस्टिक वे टू शोइंग फीडिंग रिलेशनशिप, जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मोर रियलिस्टिक है ना। एज मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम मोर देन वन स्पीशीज एंड आर कंज्यूम्ड बाय मोर देन वन स्पीशीज। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक से अधिक स्पीशीज़ को खा सकता है और उसको भी एक से अधिक स्पीशीज़ के द्वारा खाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और इकोसिस्टम में फूड वेब ज़्यादा सस्टेन करता है बजाय कि फूड वेब। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फूड वेब के बाद जो मैं आपसे बात कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम बात करें एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है? द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सन एनर्जी जो होती है उसका सिर्फ 1% पार्ट ले पाते हैं हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये 1000 किलो जूल है, तो ये मान लिया यहाँ पर आप मान लिया जाए कि तो ग्रीन प्लांट्स के पास यहाँ पर 1000 किलो जूल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सन है उस सन के पास में कितना रहा होगा? 1,00,000 किलो जूल रहा होगा। कितना है? 1,00,000 किलो जूल। इतना रहा होगा, तो उसका 1%
उसका 1% प्रोड्यूसर ने ले लिया। एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस दे टेक सोलर एनर्जी एंड दे विल बी एबल टू चेंज दिस सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट और वो इस सोलर एनर्जी का 1% पार्ट लेके अपने फूड को सिंथेसाइज करेगा और उसके पास में लगभग इतनी एनर्जी आ गई। कितनी आ गई? 1000 किलो जूल एनर्जी आ गई। सो जब इस प्रोड्यूसर को, इस प्लांट को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, हार्बीवोरस खाएगा, तो उसके पास में सिर्फ 100 किलो जूल ही जाएगा। दैट मीन्स कितना? 900 किलो जूल जो है वो 900 किलो जूल है वो कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन लॉस्ट, उतना लॉस हो गया, ठीक है। तो उसका 10% एनर्जी गया किसके पास में? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास में 100 किलो जूल है, तो आप देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में कितना गया? 10 किलो जूल। इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी 90 किलो जूल जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर था इसका सिर्फ 10% जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हुआ और 90% एनर्जी हैज़ बीन लॉस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। एंड द नेक्स्ट कंडीशन फिर एक बार फिर हम देखें तो यहाँ पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में 10 किलो जूल है उसका सिर्फ 1 किलो जूल गया टर्शरी कंज्यूमर के पास में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 किलो जूल फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गया एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, 10% लॉ। लेकिन वो कब, कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वहाँ पर वो अप्लाई होगा। यहाँ इसको अप्लाई नहीं करना है। सोलर एनर्जी का 1 to 2% एनर्जी जो होता है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। एंड आफ्टर दैट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करें तो इट इज़ ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा था कि भाई 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता। आप देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल कौन सा, आप इसको प्रोड्यूसर को 1 मान लीजिए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को 2, फिर इसको 3 और टर्शरी कंज्यूमर 4। अब टर्शरी कंज्यूमर के बाद में नेक्स्ट कंज्यूमर हम बात करें, है ना, तो उसके पास में कितनी एनर्जी जाएगी? 0.1 किलो जूल एनर्जी जाएगी। तो दैट विल बी द वेरी 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 नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। वो बहुत थोड़ी मात्रा की एनर्जी होगी जो उस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल को ज़िंदा रहने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। सो दैट वी कैन से मोर देन 4 or 5 ट्रॉपिक लेवल्स आर नॉट पॉसिबल इन अ हेल्दी फूड चेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलने वाला है, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और कई बार CBSE में भी पूछा गया है। तो चलिए अब मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या लिखा हुआ। द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन, हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होती है, हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाएगी। दैट इज़ वाई द पिरामिड ऑफ बायो एनर्जी ऑलवेज अपराइट। ध्यान रखिएगा, पिरामिड ऑफ बायो एनर्जी, जब हम बायो एनर्जी के पिरामिड को बनाएंगे तो वो पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, यानी कि जो उसका बॉटम होगा वो चौड़ा होगा और उसका जो टॉप होगा वो काफ़ी सकरा होगा, टेपरिंग होगा, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। दैट्स वाई दिस ट्रॉपिक लेवल इज़ मोर ब्रॉडर, ठीक है। उसके बाद में उससे कम एनर्जी किसके पास में होगी? प्राइमरी कंज्यूमर के पास में, तो वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। उससे और कम किसके पास में होगी? सेकेंडरी के पास में। 110 kcal है यहाँ पर, है ना, यहाँ 1000 kcal है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर सिर्फ 1 हो गया। तो धीरे 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 ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर हम जा रहे हैं तो ये हमारा जो पिरामिड है ये कैसा होता जा रहा है? नैरो होता जा रहा है। तो दैट्स वाई द पिरामिड ऑफ बायो एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होता है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगातार रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पिरामिड ऑफ बायो एनर्जी हमेशा अपराइट ही क्यों होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप बिल्कुल लिख पाएंगे। देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, बिल्कुल सही बात है। 10% लॉ,
द एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। बिल्कुल सही बात है, प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल का ये ट्रॉपिक लेवल है, इससे यहाँ जो एनर्जी हम देखें तो ये 100 क्या है, इस प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल का 10% है। फिर ये जो 10 क्या है, ये प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल जिस पर 100 था उसका 10% है। ये 1 क्या है, ये प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल जिसके ऊपर 10 KCL था उसका 1% है। ठीक है, आगे और जाएंगे 0.01, ठीक है, तो वो इस ट्रॉपिक लेवल का, प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल 1 का 10% होगा। तो सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल while 90% of energy is used by present tropic level in its life processes। तो ये थोड़ी सी बात इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पूरी 90% वो यूज़ नहीं करता है, मैक्सिमम यूज़ करता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे एनर्जी का लॉस भी होता है, जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी बड़ी क्लास में जब आप जाएंगे डेल एस पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर आप दो चीज़ें, फ्लो ऑफ एनर्जी 10% लो, ठीक है, एंड वाई द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट, इसके बारे में भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। नहीं समझे तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, वापस देखिएगा तो समझ में आएगा आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके पहले चलिए मैं थोड़ा सा आपको वापस से फ्लैशबैक लेके जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वर्ड आया एक बायो पिरामिड्स। क्या आया? बायो पिरामिड्स। तो बायो पिरामिड्स चलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी सिर्फ ये एनर्जी वाला ही दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं एक एक्सरसाइज आपसे करवाना चाहता हूँ, करिएगा आप एक्सरसाइज। अब बायो पिरामिड्स क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन। किसी भी फूड चेन को हम ऐसे ग्राफ से अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बायो पिरामिड्स कहते हैं। अब बायो पिरामिड्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। देखिए, एक तो आपने देख लिया पिरामिड ऑफ बायो एनर्जी, जिसमें हम हर ट्रॉपिक लेवल पर T1, T2, T3, T4 पर अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो जब हम किसी भी फूड चेन में अमाउंट ऑफ एनर्जी का कंपैरेटिव ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे पिरामिड ऑफ बायो एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट एक और भी बना सकते हैं पिरामिड, बायो पिरामिड, जिसको अपन बोल सकते हैं पिरामिड ऑफ बायो नंबर। तो जब हम ये जो हमारे पास में जैसे हमने यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया है, ये जो पिरामिड बनाया है, इस पिरामिड में हम जैसे हम बात कर लें नंबर के, क्या कंपैरेटिव स्टडी कर लें कि जैसे ये प्रोड्यूसर है, मान लिया जाए कि हम किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोड्यूसर क्या हो जाएगी? ग्रास हो जाएगी। जिस ग्रास के आप नंबर गिनेंगे तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब ग्रास को खाने वाले इंसेक्ट हैं तो वो इंसेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो देयर नंबर शुड बी कंपेरेटिवली लेस देन ग्रास से कम होंगे। इंसेक्ट को खाने वाले फ्रॉग है, उनके नंबर और कम हो जाएंगे। फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है, उसके नंबर और कम हो जाएंगे। स्नेक को खाने वाला ईगल है, उनके नंबर कम और हो जाएंगे, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायो नंबर अगर हम देखें, और वो किसका देखें? ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, ध्यान रखिएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायो नंबर हम देखें तो ये भी अपराइट ही होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे T1 से लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, T1 से T2, T3, T4 तक बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रास से इंसेक्ट से ग्रास से इंसेक्ट से फ्रॉग से स्नेक से ईगल, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते जा रहे हैं। तो पिरामिड ऑफ बायो नंबर फॉर ग्रास इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, वो हमेशा अपराइट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हम कोई ऐसा पिरामिड, ऐसा इकोसिस्टम ले लेते हैं, जैसे एक जो ट्री होता है ना, एक ट्री होता है, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। तो अब उस ट्री के बारे में बात करें तो उस ट्री के ऊपर रहने वाले जो हैं बर्ड्स, ठीक है, और बर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट इंसेक्ट्स है।
अगर इसका पिरामिड हम बनाएं, इस ट्री इकोसिस्टम का बनाएं, तो ये कैसा बनेगा? ये उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा? ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, हम बायो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल यानी कि जो प्रोड्यूसर्स है T1 है वो कितना है? एक अकेला ट्री है। उस पर रहने वाले जो बर्ड्स हैं वो कई सारे होंगे, हो सकते हैं सैकड़ों में हो। तो यहाँ पर ये हमारा जो पिरामिड है वो थोड़ा चौड़ा हो गया, ब्रॉडर हो गया, ठीक है। ये T2 आपका जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन अब इन बर्ड्स के ऊपर जो डिपेंडेंट इंसेक्ट्स हैं, है ना, वो बहुत सारे संख्या में होंगे, लाखों करोड़ों में हो सकते हैं। तो T3 और बड़ा हो गया। तो पिरामिड ऑफ बायो नंबर जो है, अगर हम ट्री इकोसिस्टम का देखेंगे, ट्री इकोसिस्टम का, तो वो उल्टा हो जाएगा। लेकिन यदि हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम का देखते हैं तो वो अपराइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस कंसेप्ट को आप लेके चलिएगा। पिरामिड ऑफ बायो एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। लेकिन पिरामिड ऑफ बायो नंबर दो अलग अलग इकोसिस्टम में हम देखें तो किसी में सीधा भी बन सकता है, किसी में वो उल्टा भी बन सकता है, ठीक है। तो इसको भी तैयार करिएगा। और अब तीसरा जो हम पिरामिड ऑफ बायोमास देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास। तो उसको हम देखें तो क्या होगा? पिरामिड ऑफ बायोमास देखें, बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास आप देखिए, जैसे उसी ट्री इकोसिस्टम के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, ट्री इकोसिस्टम के बारे में बात कर लेता हूँ। लेकिन बायोमास का हम बनाएंगे उसका जो पिरामिड, तो वो अपराइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अपराइट? क्योंकि आप देखिए यहाँ सब प्रोड्यूसर क्या था हमारा? T1 क्या था? प्रोड्यूसर हमारा ट्री था, बड़ा सा ट्री था। तो उसका मास, उसका वजन बहुत ज़्यादा होगा। किसके कंपेरेटिवली? बर्ड्स के कंपेरेटिवली, T2 के कंपेरेटिवली। आप लिखते जाइएगा यहाँ पर इस कॉलम में, है ना, कि यहाँ ट्री, नीचे वाले में ट्री लिखा, फिर यहाँ पर आपने बर्ड्स लिखा, यहाँ पर इंसेक्ट लिखा, लिखने आया आपको, ठीक है। तो ये जो हम इसका मास का स्टडी कर रहे हैं, बायोमास बना रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ट्री इकोसिस्टम, तो ये क्या हो रहा है? ये अपराइट होता जा रहा है। क्योंकि बायोमास जो वज़न है वो जो ट्री का है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली बर्ड्स का। और बर्ड्स का वज़न ज़्यादा है किसके कंपैरेटिवली? इंसेक्ट का। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो मास घटता जा रहा है हर ट्रॉपिक लेवल पे। तो इसका मतलब ये पिरामिड कैसा होगा? अपराइट होगा। जिस तरीके से एनर्जी भी घटती जा रही थी ट्रॉपिक लेवल में बढ़ने पर, तो पिरामिड कैसा हो गया? अपराइट। तो यहाँ पर अगर मास भी घट रहा है तो पिरामिड क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि पिरामिड ऑफ बायोमास ये हमेशा ऑलवेज अपराइट नहीं होता है। ये इन्वर्टेड भी पिरामिड बन सकता है, इसका इन्वर्टेड भी बन सकता है। तो आप उस इकोसिस्टम का पता लगाइए जिसमें पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो चलिए, हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। पिरामिड ऑफ बायोमास 3 टाइप्स के होते हैं। पिरामिड ऑफ बायो पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पिरामिड ऑफ बायो एनर्जी जो कि हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायो नंबर जो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, अलग अलग इकोसिस्टम में। जो 2 एग्जांपल हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो वहाँ पर पिरामिड ऑफ बायो नंबर जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है। लेकिन मैं ट्री इकोसिस्टम के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर पिरामिड ऑफ बायो नंबर जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। उसी ट्री इकोसिस्टम के बारे में बात करें, अगर हम नंबर के बारे में बात नहीं करते हैं और मास के बारे में बात करते हैं, तो वही जो इन्वर्टेड इकोसिस्टम पहले नंबर में इन्वर्टेड बना था, अब वो मास का कंपैरेटिव हम करेंगे तो वो अपराइट बन जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड एग्जाम्पल आपको खोजना है। विच इकोसिस्टम शोज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बायो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीजमेंट। मैग्नीफाई करना मतलब आपने देखा मैग्नीफाइंग लेंसेस होता है ना, मैग्नीफाई का मतलब वो बड़ा करता है, इंक्रीजिंग करता है, बढ़ना, बायो मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस से किसी चीज़ को बढ़ने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बायो मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पर एक केमिकल होता है DDT, जिसको पेस्टिसाइड है। क्या है ये? पेस्टिसाइड है। तो इस पेस्टिसाइड को जनरली किसान लोग जो होते हैं वो अपने खेतों में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब खेत में जब बारिश होती है तो उस बारिश में ये जो DDT होता है ये पानी में घुल कर कहाँ चला जाता है? रिवर्स में चला जाता है, और रिवर्स के थ्रू ये ओशन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये DDT कहाँ चला जाएगा? ओशन में चला जाएगा। ओशन में सबसे पहले ये कहाँ जाएगा? ये ओशन की जो एल्गीज होगी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स उनको कहते हैं, उन फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बॉडी में चला जाएगा। जब फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स या खाएंगे, है ना, या स्मॉल फिश खाएगी, तो ये स्मॉल फिश की बॉडी में चला जाएगा। स्मॉल फिश
को फिर बाद में धीरे धीरे जब आगे हम बढ़ते हैं, सॉरी हाँ, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन को जू प्लैंकटन खाएंगे तो उनकी बॉडी में चला जाएगा। जू प्लैंकटन को जब स्मॉल फिश खाएगी तो ये उनकी बॉडी में चला जाएगा। कौन चला जाएगा? DDT पेस्टिसाइड, जिसके बारे में बात करते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? खेत से, है ना। कल्टिवेटेड एरिया जहाँ पर किसानों ने पेस्टिसाइड को यूज़ किया पेस्ट को मारने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए, लेकिन वो पेस्ट कहाँ गिर गया? सॉइल के ऊपर भी गिर गया, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन हो गया, बारिश हुई तो वो सॉइल में जो पेस्टिसाइड था, जो DDT था, वो DDT वाटर के साथ मिक्स होके रनवे वाटर के थ्रू कहाँ चला गया? रिवर में चला गया। रिवर से वो कहाँ चला गया? ओशन में चला गया। ओशन में जो हमारी एल्गीज होती है, फाइटोप्लैंकटन, उनकी बॉडी में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। उन फाइटोप्लैंकटन्स को जू प्लैंकटन, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उन्होंने खाया तो उनकी बॉडी में चला गया। जू प्लैंकटन को जब स्मॉल फिश ने खाया तो ये उनकी बॉडी में चला गया। वहाँ से ये लार्ज फिश में चला गया। जब स्मॉल फिशेस ईटन बाय large fish, then this DDT transported into the body of large fish, वहाँ चला गया। और उसके बाद में जो लार्ज फिश को जो बर्ड्स खाते हैं, जिसको अपन स्पेशली क्या बोल सकते हैं, किंग फिशर्स वगैरह वगैरह, तो ये उनकी बॉडी में चला गया, ठीक है। तो सच ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल, जो केमिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें खास बात क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। अब इसका जो कंसंट्रेशन है ना, वो कंसंट्रेशन हर ट्रॉपिक लेवल पे एक जैसा नहीं रहेगा। ये फूड चेन में इंटर कर गया। कैसे इंटर किया इसने फूड चेन में? इसने फूड चेन में इंटर किया थ्रू द फाइटोप्लैंकटन्स। वो फाइटोप्लैंकटन्स के थ्रू फूड चेन में इसने इंटर कर दिया, ठीक है। वाटर के साथ यहाँ फाइटोप्लैंकटन्स था, तो उनकी बॉडी में ये पार्टिकल पर मिलियन, 0.003 पार्टिकल पर मिलियन। जू प्लैंकटन में ये थोड़ा बढ़ गया, 0.04 पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है। क्योंकि मान लिया जाए कि एक फाइटोप्लैंकटन, एक एल्गी की बॉडी में इतना था, तो ये जू प्लैंकटन अपनी लाइफ में कई सारे फाइटोप्लैंकटन खाएगा, कम से कम 2 तो खाएगा ही सही, 4 तो खाएगा ही सही, तो उसकी बॉडी में ये इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में आएगा। अब ये अगर एक जू प्लैंकटन की बॉडी में 0.04 ppm है, पार्टिकल पर मिलियन है, तो इनके कंपैरेटिवली जो हमारे स्मॉल फिश होती है, उनका लाइफ स्पान या उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी होती है, और वो अपनी लाइफ में कई सारे जू प्लैंकटन खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी बॉडी में इस पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा, 0.5 पर पार्टिकल पर मिलियन हो जाएगा। उसी तरीके से जो लार्ज फिश होती है, उनका लाइफ स्पान और ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहते हैं, तो ज़्यादा स्मॉल फिशेस को खाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में उनकी बॉडी में इसका कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। इट विल बी अबाउट 2 पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है। इतना बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन उसका, और ये किंग फिशर की बॉडी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में आ जाएगा, दैट इज़ 5 ppm। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लगातार जब हम ट्रॉपिक लेवल में, किसी भी फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल में देखते हैं, तो उसमें हर ट्रॉपिक लेवल पर इस पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। और सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं इस केमिकल के, वो होते हैं इन बर्ड्स के ऊपर। क्या होता है कि इन बर्ड्स में जब ये DDT का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इनकी बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होता है, उस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ये DDT बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और जब एग ले करते हैं, तो उस एग के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो CaCO3 की जो लेयर होती है, जो उस एग को प्रोटेक्ट करती है, उस लेयर की थिकनेस होती है वो कम रह जाती है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी मजबूती कम हो जाती है। तो उस एग के अंदर जो चूजा है, ठीक है, जो फाउल है, वो जल्दी इस शेल को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है, यानी कि उसकी प्री मैच्योर हैचिंग हो जाती है, उसके डेवलपमेंट के पहले ही ये शेल ब्रेक हो जाता है। तो वो जो चूजा होता है वो कमज़ोर रह जाता है और वो मर भी सकता है। इसीलिए ये जो एनिमल्स है, इन एनिमल्स जो जनरली जो फिशेस को खाते हैं या इस बायोमैग्निफिकेशन का जो शिकार हो गए हैं, उनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज़ होती जा रही है। क्योंकि उनके एग का शेल कमज़ोर हो गया ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। उस कमज़ोर शेल के कारण एग की प्री मैच्योर हैचिंग हो गई, बच्चा पहले डेवलप हुआ ही नहीं, उसके पहले ही वो दुनिया में आ गया, ठीक है, चूजा।
और उसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इन बर्ड्स की पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। जिसमें हम ईगल वल्चर का एग्जांपल ले सकते हैं कि वल्चर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं और वल्चर की जो स्पेशीज़ है वो एक इंडेंजर्ड स्पेशीज़ मानी जाने लगी है। आप बहुत रेयरली वल्चर देखेंगे आज के समय में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसकी स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेन पेपर टेस्ट दिया हुआ होगा, क्वेश्चंस दिए होंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसका पिक्चर लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। ऊपर आपका नाम होना चाहिए, नाम, क्लास, सेक्शन, और क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप भेजें, ताकि मैं उसका इवैल्यूएशन करके देखूं कि आप जो है वो आपको कितना अच्छे से समझ में आया है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।